हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर स्टील बीम। समझिएगा, अभी तक आप लोग बीम जो पढ़े होंगे वो बीम किस शेप का होगा। वो बीम होगा आपका रेक्टेंगल शेप का। जैसे बीम का आप डिजाइन किए होंगे आरसीसी में, तो किस शेप का वो बीम था? रेक्टेंगल, यानी वो आरसीसी का बीम था। आज जो हम बीम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्टील का बीम। स्टील का बीम का शेप कैसा होता है? आई सेक्शन। आप जानते हैं स्टील का बीम क्या होता है आपका, किस शेप का होता है? आई शेप का होता है। तो समझिएगा, अब फर्स्ट ईयर से ही बीम पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में भी बीम पढ़े होंगे, अब एसओ में बीम पढ़े होंगे, आरसीसी में थोड़ा बहुत बीम पढ़े होंगे। तो बीम के बारे में आपको डिटेल पता है। जैसे हम कहें आपसे कि सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे सिंपली सपोर्ट होता है, या फिर हिंज सपोर्ट होता है, फिक्स सपोर्ट होता है। वैसे आपको ये भी पता है कि बीम कितने प्रकार के होते हैं, सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर, ओवरहैंगिंग, फिक्स्ड, ये सब आप जानते हैं। उसके बाद आप ये भी जानते होंगे कि लोड कितने प्रकार से लगता है। तो ये सब चीज़ें आपको बताने की जरूरत नहीं। यूडीएल लोड, यूवीएल लोड या फिर पॉइंट लोड, आप सब जानते हैं। आज हम उसको पढ़ेंगे जिसके हेल्प से हम स्टील के बीम का डिजाइन करेंगे। जैसे कंप्रेशन मेंबर पढ़ने से, कंप्रेशन मेंबर का डिजाइन करने से पहले हम छोटे छोटे स्टेप को समझे थे। जैसे तनुतानुपात क्या होता है, प्रभावी लंबाई कैसे निकालते हैं, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या क्या होता है, अनुदैर्ध्य संपीड़न प्रतिबल कैसे निकालते हैं, या फिर हम चले जाएं टेंशन मेंबर है तो कुल क्षेत्रफल क्या होता है, शुद्ध क्षेत्रफल क्या होता है, शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल क्या होता है। ये सब छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने के बाद ही हम क्या किए थे? टेंशन या कंप्रेशन का डिजाइन किए थे। उसी तरह हम स्टील बीम का डिजाइन करने से पहले हम क्या करेंगे? छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ेंगे। और मेरा समझिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का रहेगा डिजाइन ऑफ स्टील बीम। तो स्टील बीम का डिजाइन करने से पहले छोटे छोटे टॉपिक को आज हम स्टडी करेंगे, जिसके हेल्प से हम स्टील बीम का डिजाइन करेंगे। तो देखिएगा, आज जितना भी हम टॉपिक को कवर करेंगे, ये टॉपिक आप कहीं ना कहीं सुने होंगे, ये नहीं एसओएम में भी या फिर मैकेनिक्स में, सब आपको सुना मिलेगा। बस थोड़ा सा हमको इसमें हिंट देना है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक बेंडिंग स्ट्रेस, है ना। क्या पढ़ेंगे? बेंडिंग स्ट्रेस, यानी नमन प्रतिबल। तो नमन प्रतिबल आपको पता है। देखिएगा, आप पढ़े होंगे सेकेंड ईयर में जब, तो आप पढ़ेंगे नमन समीकरण से क्या पढ़ेंगे, यानी बेंडिंग इक्वेशन से क्या पढ़ेंगे? यम अपान आई सिग्मा अपान वाई और ई अपान आर, और क्या था आपका? यम आर अपान आई। यम और एम आर क्या होता है? बराबर होता है, और आई बराबर होता है। तो यम को एम आर भी लिख सकते हैं। इतना पढ़े होंगे, तो इतने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? इसको इरेज करेंगे। अब क्या जानते हैं? हम जानते हैं यम अपान आई इजकल टू सिग्मा अपान वाई। तो यही सिग्मा इजकल टू क्या हो जाएगा? यम अपान, देखिए सिग्मा इजकल टू क्या हो जाएगा? यम अपान आई इंटू वाई। ठीक है, तो सिग्मा इजकल टू यम अपान, अगर तो वाई को नीचे लाएँ तो आई अपान हो जाएगा वाई। ठीक है, अब समझिएगा, सिग्मा इजकल टू हो जाएगा यम अपान जेड, है ना। जेड क्या है आपका? जेड है आकृति मापांक। जेड क्या है? आकृति मापांक, है ना। आकृति मापांक क्या होता है? जेड इजकल टू आई अपान वाई। आई क्या है? आई इसमें क्या है? आई है जड़त्व आघूर्ण, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। और वाई क्या है? न्यूट्रल एक्सिस से दूरी। अभी हम देखेंगे न्यूट्रल एक्सिस से कहाँ तक की दूरी है। ठीक है, वाई क्या है आपका? न्यूट्रल एक्सिस से दूरी। अब समझिएगा कहाँ तक की दूरी है वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे। यम क्या है? यम हो जाएगा आपका नमन आघूर्ण। क्या हो जाएगा? यम इजकल टू नमन आघूर्ण, यानी बेंडिंग मोमेंट। अब समझिएगा सिग्मा, अब जानते हैं जब बीम बेंड होता है तो किस तरह बेंड होता है? इस तरह बेंड होता है ना। नीचे क्या होता है आपका? टेंशन, ऊपर क्या होता है? कंप्रेशन। तो ये कौन सा स्ट्रेस पढ़ना है? बेंडिंग। आप ये भी जानते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस एक तरह का नॉर्मल स्ट्रेस है, यानी जब कोई बल किसी सरफेस के लंबवत कार्य करता है तो उस समय कौन सा प्रतिबल मिलता है? नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस के भाग होता है आपका बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस और बियरिंग स्ट्रेस, ये सब जानते हैं आप। तो टेंशन में भी स्ट्रेस आएगा और कंप्रेशन में भी आएगा। तो इसी सिग्मा को हम लिखते हैं सिग्मा बी सी, या फिर लिख देंगे या सिग्मा बी टी इजकल टू यम अपान जेड, है ना। अब सिग्मा बी टी के बी सी क्या है? सिग्मा बी सी, बी मतलब बेंडिंग और सी मतलब क्या हो जाएगा? कंप्रेशन, यानी बेंडिंग कंप्रेशन स्ट्रेस। ठीक है, यानी बेंडिंग कंप्रेशन स्ट्रेस। और सिग्मा बी टी क्या है? आपको समझ आ गया? बेंडिंग, 1 मिनट फोन आ रहा है।
क्या हो जाएगा, बेंडिंग टेंशन स्ट्रेस, है ना। यानी तनन बल के कारण नमन प्रतिबल, और सिग्मा BC क्या है, संपीड़न बल के कारण नमन प्रतिबल। अब समझिएगा, ये मेरा पहला टॉपिक क्या था, बेंडिंग स्ट्रेस। अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट, यानी बेंडिंग मूवमेंट, या फिर इसी को हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। आप जानते हैं बेंडिंग मूवमेंट मतलब होता है नमन आघूर्ण, और इसका मतलब होता है प्रतिरोधी आघूर्ण। अब समझिएगा, अब जानते हैं संतुलन की अवस्था में बेंडिंग मूवमेंट किसके बराबर होता है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के। हम फिर जानते हैं, क्या जानते हैं, M/I, या फिर यही से आप जानते हैं, कहाँ से जानते हैं आप, 1 मिनट, बार बार थोड़ा फ़ोन आ जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, यहीं से आप क्या जानते हैं कि सिग्मा BC या फिर सिग्मा BT इजकल टू हो जाएगा M/Z। तो M इजकल टू क्या हो जाएगा, M इजकल टू क्या होगा, सिग्मा BC या सिग्मा BT, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा, Z, इंटू क्या आ जाएगा आपका, Z आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बेंडिंग मूवमेंट का फार्मूला। तो आप किसको लेते चलना है, बस आप जो हम ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं इसी को आपको याद रखना है, क्या कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है या फिर बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है। इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, आगे डिजाइन करेंगे। अब समझिएगा, ये नोट कर लीजिए, अगला हमको पढ़ना है शियर स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस हो गया, अब हम पढ़ेंगे शियर स्ट्रेस, क्योंकि बीम में यही सब तो आते हैं, या तो बीम बेंड होगा या फिर बीम कटेगा। तो बेंडिंग हम पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे शियर, या फिर बीम झुक जाएगा। और शियर स्ट्रेस के बाद हम पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन, यानी विक्षेप। अब समझिएगा, पढ़ेंगे शियर स्ट्रेस, यानी कर्तन प्रतिबल। अब समझिएगा, ये आपका बीम है, अब सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे, ये था आपका न्यूट्रल एक्सिस, ये क्या था आपका न्यूट्रल एक्सिस। सेकेंड ईयर में क्या पढ़े होंगे, टाउ इजकल टू, या फिर वहाँ क्यू होगा, क्या पढ़े होंगे, क्यू पढ़ेंगे, टाउ या फिर क्यू इजकल टू पढ़े होंगे F/2I D² - Y²। अब समझिएगा, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या पढ़े होंगे आप या स्वयं में, F क्या है, F क्या हो जाएगा आपका, F मिलेगा शियर फोर्स, यानी कर्तन बल। F क्या हो जाएगा आपका, कर्तन बल हो जाएगा। I क्या है, I आप जानते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, और कुछ है, D क्या है, D डेप्थ ऑफ बीम, है ना, डेप्थ ऑफ बीम, कौन सा डेप्थ, ए वाला डेप्थ, ठीक है। और कुछ है, Y क्या है, उदासीन, यानी न्यूट्रल एक्सिस से दूरी। अब समझिएगा, न्यूट्रल एक्सिस से दूरी, ठीक है। और तो कुछ सब पता चल गया, I भी D भी। अब समझिए, Y क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से दूरी। अब आप ये भी जानते हैं, समझिए, हमको ये बीम पढ़ना नहीं, हमको कौन सा बीम पढ़ना है, I सेक्शन। क्या पढ़ना है, I सेक्शन, ये वाला बीम पढ़ना है। अब ये जानते होंगे, जब हम इस तरह का बीम बनाते हैं, ये स्वयं में मिला होगा टॉपिक, इस तरह बीम, तो इसका शियर, एक कौन सा आपका क्रॉस सेक्शन, कौन सा सेक्शन है आपका, क्रॉस सेक्शन। तो इसका स्ट्रेस कैसा मिला होगा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इस तरह मिला होगा, ठीक है। यानी न्यूट्रल एक्सिस पे क्या मिला होगा आपका, मैक्सिमम स्ट्रेस, तथा किनारे पर क्या मिला होगा, एकदम जीरो स्ट्रेस मिला होगा आप लोग देखे होंगे। इसी तरह इसका भी शियर स्ट्रेस कैसा बनता है, इस तरह बनेगा आपका, एक किसका हो गया आपका, I सेक्शन का शियर स्ट्रेस, है ना। लेकिन अभी आपको ये नहीं पता है कि यहाँ शियर स्ट्रेस कितना होगा, या फिर आप इसको कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। आप सिंपल इसको समझिए, क्योंकि इसी को पढ़े हैं आप लोग, समझिएगा, है ना। आपको ये नहीं पता है कि यहाँ स्ट्रेस कितना होगा और न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है। ये आपका देखा देखा लग रहा होगा। बाद में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हम एनालिसिस करेंगे, हम आपको धीरे धीरे आपको लेके चले जाएंगे I सेक्शन पे। आपको ये नहीं पता न्यूट्रल एक्सिस पे कितना शियर स्ट्रेस आएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, रखेंगे Y इजकल टू, क्या रखेंगे, D/2, क्या रखेंगे, Y इजकल टू D/2, पुट इन फर्स्ट,
यानी न्यूट्रल एक्सिस से दूरी है, ये टोटल गहराई आपका हो जाएगा डी। न्यूट्रल एक्सिस से दूरी यानी हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, क्योंकि यही तो है आपका d/2 ऊपर और d/2 नीचे। यानी हम कहें कि इसकी बात कर रहे हैं और इसकी, यानी किसकी बात कर रहे हैं, टॉप की और बॉटम की। इसको रखेंगे फर्स्ट में, किस में रखेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, Q इजकल टू या फिर टाउ इजकल टू मिल जाएगा F/2y d²/4। y का मान कितना है, d/2, ये भी कितना हो जाएगा, d²/4 है ना, d²/4 आ जाएगा। तो Q या फिर टाउ इजकल टू क्या मिल जाएगा, 0 है ना। देखिए फार्मूले से भी पता चला, यानी ऊपर और नीचे क्या होता है, बीम के क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, सबसे ऊपरी सिरे और सबसे निचली सिरे पर शियर कितना होता है, 0 होता है। और समझिएगा यदि हम रख दें d/y/0 यानी किस पर, न्यूट्रल एक्सिस पे, इसको भी किस में रखेंगे, एक में रखेंगे। y/0 यानी हम अब कहाँ की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल एक्सिस की बात कर रहे हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल एक्सिस की बात कर रहे हैं। अब रखिए एक में, तो क्या मिल जाएगा, Q या फिर टाउ इजकल टू मिल जाएगा F/2y d²/4 माइनस y का मान कितना है, 0, तो क्या हो जाएगा, 0, कोई मतलब नहीं है। तो Q या फिर टाउ इजकल टू मिल जाएगा F/d²/8i है ना, क्या मिल जाएगा, F/d²/4×8i। फिर क्या इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा F/d²/8 का मान कितना हो जाएगा, 8। आई का मान जानते होंगे, रेक्टेंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, जड़त्व का घूर्ण कितना होता है, BD²/12, ये होता है ना, BD²/12। तो लिखिए BD²/12 हो जाएगा, कटेगा 2 से 3 से। तो Q या फिर टाउ इजकल टू क्या हो जाएगा, ऐसा ये ऊपर चला जाएगा, कुछ कटेगा, AD से BD क्यू होगा ना, BD क्यू यानी 3 से क्या हो जाएगा, ये एक कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका, समझिएगा, हाँ हो जाएगा F/, देखिए ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/2 F/BD, ठीक है। ये होता है आपका मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होता है, 3/2 F/BD। अब समझिएगा F क्या है, F आप जानते हैं क्या है, शियर फोर्स, और BD क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा बीम की चौड़ाई B, ये क्या हो जाएगा, बीम की चौड़ाई B और प्रभावी गहराई हो जाएगा D। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल कितना होगा इसका, D×B है ना, B×D, तो हो जाएगा B×D। तो बल बटा क्षेत्रफल क्या होता है, प्रतिबल होता है, यानी टाउ मैक्स या फिर Q मैक्स क्या लिख सकते हैं, 3/2 का मान हो जाएगा 1.5, क्या हो जाएगा 1.5। अब बल बटा क्षेत्रफल क्या होगा, बल बटा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, टाउ प्रतिबल, यानी टाउ AB। अब समझिएगा यानी मैक्सिमम कर्तन बल कितना होता है, न्यूट्रल एक्सिस पे। हम आपसे कहें हम क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ होता है, तो आप कहेंगे न्यूट्रल एक्सिस पे। हम कहें मैक्सिमम शियर फोर्स का मान कितना होता है, तो कहेंगे एवरेज शियर फोर्स का 1.5 गुना, है ना। देखिए एवरेज शियर फोर्स का, समझिए एवरेज शियर स्ट्रेस का 1.5 गुना। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होता है, एवरेज शियर स्ट्रेस का 1.5 गुना, है ना। शियर स्ट्रेस कितना होता है, एवरेज शियर स्ट्रेस कितना होता है, बल बटा क्षेत्रफल। एवरेज शियर स्ट्रेस कितना होगा, बल बटा यानी शियर फोर्स अपॉन क्षेत्रफल। तो एक क्या था आपका शियर स्ट्रेस। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन यानी विक्षेप पढ़ना है ना। ये सब क्या है कि हम बस आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते होंगे, आप पढ़े होंगे ये स्वयं में कि प्रारंभिक बीम पर लोड पड़ने के कारण बीम के प्रारंभिक अवस्था तथा झुकी अवस्था के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन। इसे डेल्टा से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक mm या सेमी कुछ भी होता है। ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है, और ये सब पूछेगा भी नहीं, ठीक है। हम जितना लिखवा रहे हैं इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, या फिर कंपैरिजन ऑफ बीम हो, आपका एक टॉपिक नहीं छूटने वाला। और देखिएगा जो स्टील बीम का पिछला न्यूमेरिकल था, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, देखिए स्टील बीम का जो पिछला न्यूमेरिकल था वो मेरा था स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर, यानी संपीड़न सामर्थ्य का स्ट्रेंथ निकालना। उसमें देखिएगा तो वो क्या हो गया कि थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो गया, कहीं गलत नहीं हुआ है। प्रभावी लंबाई कर लो 10.85 गुणे वास्तविक लंबाई है, वास्तविक लंबाई 3000 है,
कैलकुलेट करने पर आ रहा है 2550। हम कैलकुलेट किए हैं तो मेरे पास थोड़ा कैलकुलेटर है नहीं, क्योंकि घर पे आ गए हैं तो छोटा वाला मोबाइल जो कीपैड वाला है उसी से हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, तो थोड़ा वैल्यू गलत आ गया। ठीक है, जैसे उसका 2550 आ गया तो मेरा आ गया है 2400 कुछ समथिंग आया है, तो ज़्यादा गलत नहीं है। तो क्या करिए, आप लोग कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिए, क्योंकि यदि वीडियो में कहीं भी मिस्टेक हुआ रहता है तो लड़के मेरे पे SMS कर देते हैं कि हाँ मिस्टेक है, तो क्या होता है कि हम मिस्टेक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको पिन किए रहते हैं। ठीक है, तो कोई भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देख लीजिए कि कोई सर पिन तो नहीं किए कमेंट को, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विक्षेप यानी डिफ्लेक्शन। अब समझिए डिफ्लेक्शन वाई क्या होगा, KWL/QE/I। ठीक है, अब बताने की जरूरत नहीं है। W क्या है, समझिए W क्या है, टोटल लोड, इसका मात्रक न्यूटन किलो न्यूटन होगा। L क्या है, लेंथ है या फिर इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा। E क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कितना होता है इसका मान 2×10⁵ न्यूटन प्रति mm²। ठीक है, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक रेक्टेंगल के लिए BD3/12 होता है, और सर्कुलर के लिए πd4/64 होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब समझिएगा के मिल रहा है आपको, समझिए हम कहेंगे फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, पहला क्या देख रहे हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम यूडीएल लोड, यानी जब सिंपली सपोर्टेड बीम पे क्या लगा हो, यूडीएल लगा हो। कितने का यूडीएल, स्मॉल W न्यूटन प्रति मीटर का। समझिएगा यहाँ जो W लिखे हैं वो कैपिटल W है, टोटल लोड, लेकिन यहाँ जो W है वो स्मॉल W है। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर। जान जाइए कैपिटल W को हम ऐसा बनाएंगे, यदि ऐसा बना दे तब भी कैपिटल W है। स्मॉल W को हम हमेशा कैसा बनाते हैं, ऐसा कर देंगे। यदि बड़ा भी बना और इस तरह बन गया तो कैसा हो गया, समझ लीजिए मेरे लिए स्मॉल W। ठीक है, तो देखिए ये हो गया स्मॉल W न्यूटन प्रति मीटर। तो इसके लिए K का मान कितना होता है, 5/384, और कैपिटल W का मान होता है स्मॉल W/L। अभी हम बताएंगे कैसे आ रहा है। अब सेकेंड हो गया कि फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम पॉइंट लोड, कौन सा लोड हो गया आपका, पॉइंट लोड। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया है, और कौन सा लोड लगा दिए, पॉइंट। कौन सा, स्मॉल W न्यूटन का लोड। किस W, स्मॉल W न्यूटन का लोड। लंबाई जानते हैं आप L है, तो K का मान हो जाएगा आपका 1/48, और कैपिटल W हो जाएगा स्मॉल W। ठीक है, यानी कैपिटल W की जगह बस हम इसी को रख देंगे, स्मॉल W को। अब समझिएगा इतना ही आएगा। हम एक और बताते रहे हैं कैंटिलीवर का, कैंटिलीवर बीम यूडीएल लोड। कौन सा लोड, यूडीएल लोड। तो ये हो जाएगा आपका कैंटिलीवर, इस पर क्या लग गया, यूडीएल। कितने का, स्मॉल W न्यूटन प्रति मीटर का। तो K का मान हो जाएगा आपका 1/8, कितना होगा, 1/8, और कैपिटल W हो जाएगा स्मॉल W/L, है ना। अब समझिएगा ये सब क्या है, स्मॉल W/L। अब देखिए अब जब डिफ्लेक्शन पढ़े होंगे कहाँ, अब पढ़े होंगे SM में। ठीक है, तो SM में आपको डिफ्लेक्शन में मिला होगा, जब सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल लगा रहता है तो डिफ्लेक्शन क्या मिलता है, 5/384 WL/4/EI। ठीक है, लेकिन इसी को हमको एकदम शॉर्टकट में समझने के लिए, सबको एक ही में समराइज करने के लिए Y=K लिख दिया था। अब समझिए यही तो फार्मूला है, K=5/384, W का मान WL, यहाँ L पे Q है और इस W में एक L है ना, W/L, तो हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा आपका WL/4/EI। तो L पे Q है और इस W में भी एक L है, तो WL/4 हो गया, और स्मॉल W की जगह स्मॉल W आ जाएगा। ठीक है, तो उसी को क्या है, उसी को थोड़ा इधर उधर करके ये फार्मूला बनाया गया है। तो इतना टॉपिक हमको पढ़ना था। अब हम अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, डिज़ाइन ऑफ बीम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।